हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा प्री और बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कल के सेट में भी था और आज के सेट में भी आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी विभिन्न टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जीएस बूस्टर वन लाइनर के रूप में 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, उसको निश्चित रूप से देखें। इसके साथ साथ आप यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक पर भी वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। मात्र 5 मिनट का एक लेक्चर होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का सीरीज है और आगे हम लेके आने वाले हैं स्पेशल ईएसआई का जो मैथ वाला सीरीज होता है, इडुटोरिया वाले सेट का जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। प्री वाले सब क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। तो चलिए हम अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से देख लेते हैं। हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ। पीडीएफ निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे आप। बोल रहा है कि किसी संख्या को 4, 5, 6 से क्रमिक रूप से अर्थात लगातार रूप से भाग देने पर शेष क्या बचता है। 2, 3 और 4 शेष बचता है। तो ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या ऐसी कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको एक अलग कंसेप्ट में आज आप लोग को बताते हैं कौन सा तरीका है। देखिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन था कि किसी संख्या को अर्थात 4 से 5 से और 6 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है। 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। हम मान रहे हैं कि पहला संख्या कौन था, x था, दूसरा संख्या कौन था, y था और तीसरा संख्या z था। और इस प्रकार से यदि हम तीसरा संख्या ज्ञात करेंगे तो एक सूत्र आपको पता होगा कि भाज्य, ये तो भाज्य हो गया, संख्या हो गया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। यहाँ पर तो भागफल लिखते हैं, जोड़ शेष लिखते हैं कि नहीं। इस दोनों को गुना करते हैं, प्लस में इस दोनों को गुना करके यहाँ पे प्लस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर यदि हमको ये संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो भागफल जो गुना करके लिख देंगे। फिर यदि हमको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है अर्थात y वाली संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम जो गुना कर इसको इस दोनों को गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। और इसको गुना करके लिखेंगे तो ये वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का था कि 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3 और 4 जो है शेषफल बच रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर वो संख्या x वाला ये संख्या होगा, x संख्या को हमको निकालना है। कुछ भी पूछेगा x ही निकाल देना है। तो इस तरीका में सबसे पहले करना क्या है कि इस प्रकार से एक कॉलम बना लेना है। जैसे यहाँ पर एक कॉलम बनाना है, जो भी संख्या के बारे में बता रहा है कि 4 से हम भाग दे रहे हैं तो 4, 4, 4, 5, 6 को एक साइड ऐसे करके लिख लेना है। बीच में वो संख्या x, y, z 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5 कॉलम बना के कर देंगे। उसके साथ जो भागफल रहेगा इसको हम, ये क्या हो गया, ये इससे हम भाग दे रहे हैं और यहाँ पे ये शेषफल है। ठीक है, और जो लास्ट में इसको यहाँ पर हम सबसे एक मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी मान लेते हैं कि इस टाइम पे जो है वह संख्या कौन है, एक है। न्यूनतम संख्या हमेशा ऐसे केस में केवल न्यूनतम संख्या ही पूछा जाता है और न्यूनतम संख्या ही मानेंगे। तो मान लेते हैं कि वो न्यूनतम संख्या यहाँ पर एक है। तो इस प्रकार से जब हम z का वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना 1 प्लस 4, 6 1 6 4 10, तो z का मान कितना निकल जाएगा, z का मान निकल जाएगा 10। उस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए ये तो भाज्य है, तो भाज्य बराबर कहते हैं भाजक गुना भागफल, प्लस में क्या होता है, जोड़ शेष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z का मान तो 10 निकला, 5 दहन 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 53। इस प्रकार से y का मान कितना निकल गया, तो 53 निकल गया। अब देखिए y का मान 53 है, तो इस प्रकार से y का मान तो 53 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि यहाँ पर x का मान निकालते हैं और यही x का मान आपका क्या हो जाएगा, यही x का मान आपका होगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये तो 53 निकल चुका है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 गुना 4 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए अब नीचे में सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से लिखा हुआ कि 6 गुना 1 प्लस 4 बराबर 10 हो गया, 5 गुना 10 प्लस 3 53 हो गया। और इस प्रकार से जब हम x निकालेंगे तो x क्या होगा, 4 गुना 53 प्लस 53 चौका होता है 212, प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 214। उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक कंसेप्ट को सीखे होंगे। हमने यहाँ पर जो थंबनेल में लिखाया था नो पेन नो पेपर सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, तो वैसे ही नहीं लिख दिया था। निश्चित रूप से आप यहाँ पर मैथ को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और कैसे मैथ सीखना चाहिए ये चीज़ समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष के बाद ये अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हम यहाँ पर एक चीज़ सीखेंगे फिर उस प्रकार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप रेशियो को बैलेंस करना। रेशियो क्या होता है? एक प्रकार का ये एक मानक मान होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करना सबसे पहले आपको आना चाहिए, किसी न किसी वीडियो में सिखा देंगे, इसमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको तो वैसे बनाने के लिए आप मुँह से ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 7 साल पहले की बात बोल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, जैसे जैसे आज 2020 चल रहा है, तो 2020 से 7 साल पहले हम बात करेंगे तो 2013। और यदि हम 2013 में किसी आदमी का उम्र था 17 साल, अभी हम 2020 में बात करेंगे तो क्या करेंगे? 17 साल में 7 साल जोड़ना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर सीखना है। चलिए हम आपको कैसे सोल्यूशन किया जाता है हम बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 7 साल पहले का बात है। 7 साल पहले ए और बी का अनुपात क्या था? 4:5 था, ठीक है। ये 7 साल पहले, लेकिन 7 साल बाद जो है उसका जो उम्र का अनुपात 5:6 हो जा रहा है। बहुत जगह क्या होता है 3:4 भी हो जाता है। मतलब यहाँ पर 4 है तो 5 है, कम से कम एक बढ़ रहा है, रेशियो में बढ़ना चाहिए। मतलब जिस आदमी का उम्र 2010 में 5 साल था तो कम से कम 2020 में आएंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? थोड़ा भी इंक्रीजिंग दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग दिख रहा है, इसीलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आगे बताते हैं आपको यहाँ पर कितना बढ़ रहा है। बैलेंस क्या होता है कि दोनों जगह पर ये ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों जगह पर सेम डिफरेंस होना। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, 5 और 6 का डिफरेंस भी एक है, इसका मतलब सेम है। अब देखिए ये जो है 4 और 5 का एक बराबर क्या लिख दिया है यहाँ पर 14। ये 14 कहाँ से? ये 7 साल पहले से लेकर ये 7 साल बाद तक के, मतलब 7 साल बाद तक के जो उम्र है उसको जोड़ेंगे। जैसे कि अभी मान के चलिए हम 2013 का बात बोल रहे हैं, 2013 से 7 साल से लेकर अभी 2020 है, अब 2007 साल के बाद तक भी जोड़ेंगे तो 13 से 2020 7 साल जुतबे करेगा। लेकिन 2020 से 7 साल और जोड़ेंगे तब ना 2027 होगा। तब इस प्रकार से क्या होगा? आज प्रेजेंट का 7 साल के बाद का बात होगा। तो एक का मान हम यहाँ पर 14 लिख दिए। जब एक का मान 14 है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आपके ए पूछे या बी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से भी, इस वाले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बी पूछ रहा है, तो एक का मान 14 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान हो जाएगा 70 साल। और ये 70 साल कब का उम्र है? तो ये 7 साल पहले का उम्र है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से करेंगे 14 छक्का 84 साल यहाँ से होगा, और ये कब का होगा? ये 7 साल बाद का उम्र होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान का उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम 14 पंचे 70, ये तो 7 साल पहले का उम्र है, लेकिन हम वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा? 70 साल में 7 साल जोड़ेंगे यहाँ पे, चूँकि ये 5 साल पहले वाले रेशियो में गुना किए तो यहाँ पे 77 साल हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 77 साल। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने भी परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में भी किया था और यहाँ पे भी करेंगे। देखिए बोलता है कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है बी से, और बी उस वस्तु को सी को बेचता है 20% लाभ से, तथा सी उस वस्तु को डी को बेचता है 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपया हो दो, तो एक का वैल्यू जो है ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। कई बार एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहते हैं? ए 1 रुपया में या 2 रुपया में, जितना मूल रुपया में खरीदता है, ठीक है, और लास्ट वाले व्यक्ति से बेचता है। लेकिन क्या करता है? ये तो पहला टाइप का। दूसरा टाइप में क्या होता है कि डी वाला व्यक्ति का दे दिया रहता है और पहले वाला व्यक्ति का पूछ दिया। मतलब क्या? एक बार सीधा पूछता है, एक बार क्या करता है? उल्टा पूछ देता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर क्या है? ए पहले खरीदेगा, फिर बी को बेचा, बी सी को, सी डी को, और डी को जो है 330 रुपया दिया, 330 रुपया में मिल रहा है। तो पूछता है ए का, मतलब कि उल्टा वाला में पूछ रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी को। और यहाँ पर देखिए ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी को। तो इसमें क्या पूरा डी का मान यहाँ पर मांग देगा। तो क्या करेंगे? ए गुना 100 प्लस माइनस जो जितना भी डिफरेंस, जितना परसेंटेज का हो रहा होगा, ऊपर में प्लस माइनस एक्स जितना वृद्धि या कमी हो रहा है वो करते चले जाएंगे। लेकिन जब ये लास्ट वाला पूछेगा तब, लेकिन जब शुरू वाला पूछ देगा तो क्या करेंगे? डी गुना में नीचा में क्या, नीचा में यहाँ पे हर के रूप में प्लस माइनस सभी जगह करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो डी वाला ए वाला पूछ रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ भी दो तरीके के चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो हम चाहे ए लिख सकते हैं कि 330 गुना, मतलब कि पहले पर 25% का लाभ हो लिया था, बी जो है 20% का, और सी जो है 10% का लाभ लिया था। तो यहाँ पर पलट कर लिखना पड़ेगा, ए को लिख रहे हैं तो उसी प्रकार से लिखा है। आप देखिए यहाँ पर जो 3 डिजिट लिख रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में 1-1 सेकेंड का आपके लिए बहुत ही खतरनाक समय होता है। यहाँ पर आपको देखिए
यहाँ पे यदि 6 अंक लिखेंगे तो 6 डिजिट लिखने में ही 6 सेकंड चल जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से आप साइंटिफिकली आपको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि ऐसे लिखते हैं आज के ज़माना में तो नौकरी से आप बहुत दूर हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ यहाँ पे याद करना पड़ेगा, जैसे कि कल भी बताए थे और आज भी कुछ ट्रिक्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आपको कुछ परसेंटेज का वैल्यू यदि याद रहता है तो बहुत ही आपके लिए अच्छा हो जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सवाल को बनाने के लिए। जैसे कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है, और ये 1/4 कैसे हो गया, ये तो हो गया 25 गुना, तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। और 25% यदि लाभ रहेगा तो इस क्या करेंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/4 लिख देंगे। और लेकिन जैसे जनरल वे में लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं कि 125/100, वही बात को काटते हैं तो ये हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाले चीज़ सीखते हैं तो कम लिखना पड़ता है और आपका समय भी कम खर्च होता है। फिर देखिए 20% को 1/5 लिखते हैं, लेकिन 20% हानि रहेगा तो 5 में से 1 का कम कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, वही बात बताया गया है कि जब आपको लाभ बताएगा तो 1 जोड़ देना है, हानि रहेगा तो 1 घटा के ऊपर में लिख देना है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं सवाल पर। तो इसको जब आप कट पीट करेंगे, अब हम यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर क्या है कि 330 गुना, यहाँ पर 25% का लाभ है तो 5/4 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 4/5 ही कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए, पूरा कट पिट करेंगे तो क्या आ सकता है। यहाँ से देखिए 30, यहाँ से क्या आ जाएगा 30, यहाँ से 3 से कट जाएगा, और इस प्रकार से ये 5 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से 11, तो 11 से कट गया था, 11 तिया हो गया था, 5 छक्के हो गया था 30, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, और 48 अट्ठे 48 छक्के कितना होता है 8, 48 × 6, 48 × 8 छक्के 48 का 8 हाथ में 4, और यहाँ पे 6 चौक 24 और 4 28 200, 248 जो है इसका। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ गया है कि कृष्ण मूर्ति 15,000 रुपया कमाता है, ठीक है, और इसका 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। और वेतन में संशोधन, अर्थात वेतन में वृद्धि होता है, तो मासिक आय में क्या होता है कि 20% में वृद्धि हो जाता है उसके मूल में। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और समझना है। उसका इनकम कितना है 15%, और इसका वो 80% खर्च कर देता है। मतलब क्या, 15 × 120 मतलब 12,000 के आसपास क्या करता है, खर्च ही कर देता है। तो 3,000 बचा रहा होगा, लेकिन क्या करता है, मतलब हम फिर से लिख ही देते हैं यहाँ पर 15 मतलब 12,000 बच रहा है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, तो ये 12,000 कर रहा है। फिर से उसके आय में, चलिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर देखिए वो कितना खर्च कर रहा है, 15,000 का जो है 80% का मतलब 4/5 होता है, मतलब 12,000 खर्च कर रहा है। और उसका इनकम में कितना वृद्धि होता है, जब संशोधित होता है तो इनकम में 20% का वृद्धि, तो 20% का 6/5 हम वृद्धि के रूप में बताए थे। तो वृद्धि होकर कितना हो गया उसका, अब पहले मिल रहा था 15,000, अब मिल रहा है 18,000, ठीक है। जब इस टाइप से आप सीखेंगे ना तो आपको कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लिखेंगे ज़्यादा और सीखेंगे कम। नेक्स्ट इसका खर्च भी तब 20% बढ़ जाता, पहले 12,000 खर्च था, फिर अब क्या है 20% खर्च भी बढ़ गया, मतलब क्या 6/5 खर्च ही बढ़ गया। पहले 12,000 खर्च था, अब 14,040 खर्च हो रहा है। इसको कट गुना करेंगे तो इस प्रकार से उसको कितना रुपया का बचत हो रहा है, नया सेविंग पूछा है। तो 18,000 में से 14,040 को 400 का घटाएंगे तो 3,600 रुपया के आसपास यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, उसका बचत कितना हो जाएगा, 3,600 रुपया उसका बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक संख्या क्रमशः दूसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते। यहाँ पर देखिए 3 संख्या यहाँ पर है, 3 संख्या ए बी सी, तीनों संख्या मानते हम तीसरा संख्या 100 था या सी था, ठीक है, उसको मान लेते। तो दूसरा संख्या 25% अधिक है तो डायरेक्ट 125, और ये जो तीसरा संख्या 12.5% अधिक, तो 112.112 हो गया, उसी को 225/2 लिखेंगे और 12.5। अब जो परसेंटेज चेंज बोल रहा है, परसेंटेज चेंज देखिए कैसे निकाला हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अर्थात 125 का कितना परसेंट है। तो हमने मान लिया है यहाँ पर x, यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊपर नीचा करने में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो यहीं पे हम उसको डायरेक्ट एकदम बेसिक से ही ले लिया है कि ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का x% है। तो इस प्रकार से 225/2 बराबर में क्या होगा, 125 गुना x बटा कितना 100 कर दिया, x% का x/100। तो इस प्रकार से जब इसको कटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 नंबर 225, इस प्रकार से 5 कर 5 5 20 से, और यहाँ से फिर से 2 से कट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 10, और यहाँ पे 90, 10 90 90% क्या हो जाएगा, 90% पहली संख्या जो है दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से जो है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के, 90% के बराबर होता है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन रेशियो से यहाँ पर आ चुका है। रेशियो वाले क्वेश्चन को और आसान से हम लोग देखिए, ए बी सी को 10 10 10 1,050 रुपया में बांटना है, लेकिन ए का जो भाई लोग है ना
बी प्लस सी के वैल्यू के कुल वैल्यू का कितना है 2/5 है। चूँकि ये गुना में था, जब हम इसको ए बटा बी प्लस सी लिखते हैं तो उस साइड क्या बच जाएगा 2/5। इस प्रकार से ए का मान 2 है। जब यहाँ से रेशियो के वैल्यू को जोड़ेंगे ए बी सी को जोड़ेंगे तो टोटल मान 5 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 का मान ही कितना है 1050 रुपया है, और 1 का मान कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, मतलब क्या 150 रुपया हो जाएगा। और फिर बी का मान जो 2 था यहाँ से तो 300 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 300 रुपया हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी सी को कितने रुपया को बांटना है 10,050 रुपया को, लेकिन ए का जो है ना मान बी प्लस सी के कुल वैल्यू का 2/5 भाग है। तो हम क्या किए, ये जो बी प्लस सी है उसको इस साइड ले आए, LHS में ले आए, तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया कि ए बटा बी प्लस सी। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो तीनों का क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। और यहाँ से क्या हो रहा है, जब इस साइड जोड़ दिया सबको तो इस साइड 5 2 7 हो गया। इसी प्रकार से ये जो 7 का ही मान न दिया हुआ है जी 1050, तो 7 का मान 1050, तो हम 1 का मान निकाले 150। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से 2 बचा रहा है, बी प्लस सी का मान 3 बचा रहा है। यदि इस क्वेश्चन में पूछता कि बी का मान बताइए तो आंकड़ा अधूरा बनता, क्योंकि यहाँ पर बी और सी का दोनों का कंबाइन दिया हुआ था, इसीलिए बी और सी का आप जो है अकेले अकेले नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो है बी का मान कितना हो जाएगा 15 150 150 दूना 300 रुपया क्या हो जाएगा इसका बी का। तो इस प्रकार से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स नाम का कोई चीज़ होता है। जैसे कि पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा, तो उसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं क्या होता है पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 हो, एक भुजा 4 हो, तो एक भुजा को 5 होना पड़ेगा। एक भुजा 4 हो, एक भुजा 5 हो, एक भुजा 12 हो, तो एक भुजा को 13 होना पड़ेगा। एक भुजा कितना हो, एक भुजा 8 हो, एक भुजा 15 हो, तो एक भुजा को 17 होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यदि नहीं याद है तो चलिए हम आपको वो भी याद करवाते हैं। हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3, एक भुजा 4, तो एक भुजा 5, ये पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या है 3 तिया 9, 4 तिया 12, 16 12 25 भी होता है, 16 9 25 होता है। इस प्रकार से 5 12 13, 7 40 41, 8 15 17, ये सारे के सारे पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स में। और आपके क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा 5 12 है तो एक भुजा कितना होना पड़ेगा, एक भुजा को 13 होना पड़ेगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर 13 है तो 13 तिया 39 हो रहा है 13, और ये कितना है यहाँ पर। अब देखिए जैसे एक भुजा 13 हो रहा है तो देखिए 13 का मल्टीपल ही ना होगा कटने वाला, तो डायरेक्ट इसका जवाब तो यही हो जाएगा, ऑप्शन से ये होगा नहीं, क्योंकि 13 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 13 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ गया। लेकिन हम बेसिक क्लियर करवाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए ये 5 12 तो एक भुजा 13 हो गया। अब ये क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने, इसका आधार 12 है, ये 5 है, लेकिन ये अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको हम 5x इसको 12x ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको जब कट पीट करेंगे तो 6 12 पंजे 60, 2 से भाग देंगे 30x² बराबर कितना 270, और x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा इस प्रकार से 9 निकलेगा x का मान। और यहाँ पर जो है x का मान जब 9 निकलेगा तो यहाँ पर ये भी 13 निकल जाएगा। इस प्रकार से जब 13 निकलेगा तो हम इसका जो कर्ण कितना निकल जाएगा 13 निकलेगा। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, जिसमें जो है इफिशियंसी वाला क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में करता है, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है, तो बताइए उस काम को अकेला कि बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी कितना दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, और बी और सी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। और बोल रहा है कि सी जो है ना, सी का एफिशिएंसी ए से आधा है, अर्थात सी का दुगुना है तो ए का ए है। एक बात और याद रखिए, जिस आदमी का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा क्या करेगा, वो अच्छा काम करेगा। आप देखते होंगे कि मोटा ताजा आदमी अच्छा काम करता है, पतला आदमी उतना काम नहीं करता है। डायरेक्ट समझिए नहीं, एक हाथ वाला आदमी का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काम करेगा, जिसके पाँव में जान नहीं होगा उसको साइकिल रेसिंग के भाग में तो उसको हार ही जाएगा, उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो डायरेक्ट बात है कि एफिशिएंसी ज़्यादा टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी आपका कम है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखेंगे, डायरेक्ट जब हम डे को एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। ये आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा, या इसी क्वेश्चन में भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले ए और बी कितना दिन में 12 दिन में कर रहा था यहाँ पर, और बी और सी कितना दिन में कर रहा था 15 दिन में कर रहा था। तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लिए। टोटल वर्क क्या होता है, कुल काम को तो वैसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर गणित में हम गिनते हैं काम को, काउंटिंग करते हैं। तो कुल काम 12 15 का एलसीएम 60 के बराबर, ठीक है। अब इस प्रकार से जोड़ घटाव क्या होता है कि 12 15 का नहीं होता है, हमेशा जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है इफिशियंसी का। और ये जो इफिशियंसी, ये जो 5 और कोष्ट में 5 और 4 लिखा है, ये क्या है,
ये ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम है, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, a + 2b बराबर 9। लेकिन यहाँ पर जो है जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सी और ए का एफिशिएंसी दिया हुआ, तो एफिशिएंसी को दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से देखिए ए का एफिशिएंसी कितना था, 2 था, इसका 1 था, तो यहाँ टोटल 3 लिख दिया और यहाँ पे 2 बी तो पहले से था। इस प्रकार से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और एफिशिएंसी से ही भाग देना हमको, तो क्या करेंगे, बी कितना दिन में करेगा, 60/3, अर्थात क्या करेगा, 20 दिन में उस काम को कंप्लीट करके फेंक। तो बी उस काम को कितना करेगा, 60/3, मतलब 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए नीचे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है कि देखिए जैसे ये परसेंटेज है तो 100% यहाँ पे अपने आप में मानेंगे कि कोई भी चीज़ 100% में होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ में यहाँ पे फाइंड आउट नहीं, जैसे कि यहाँ पे x दे दिया रहता तो सबको जोड़ के x में से घटा दे तो इस x का मान निकल जाता है। तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते। देखिए यदि बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 2009 में परिवार के 15,000 रुपया है तो आवास तथा परिवहन में व्यय का अंतर बताइए। अब देखिए 100% का मान कितना बता रहा है, 15,000, तो 1% का मान कितना हो गया, 15,000 में से 1.5 लाख में से क्या 2 जीरो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1500 हो गया। 1% का मान 1500। अब क्या बोल रहा है कि आवास और परिवहन में अंतर, तो आवास पे कितना कर रहा है, आवास पे कर रहा है 10, परिवहन पे कितना है 5। इस दोनों में अंतर कितना है, 10 का अंतर है। चूँकि 1% का मतलब आपको 1500 निकला है तो 10% का मतलब कितना निकल जाएगा, 15,000 निकल जाएगा। तो इसका जवाब डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट इसका जवाब हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के समय सर्वाधिक खर्च किया गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम चार्ट को ही देखते हैं। जब आप चार्ट को देखेंगे तो भोजन पे तो तेज सर्वाधिक खर्च किया, और इसके बाद किस पर, तो अन्य वाले चीज़ पर सर्वाधिक खर्च किया है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट जवाब क्या होगा कि परिवार के भोजन के अलावा किस पर, तो अन्य वाले चीज़ पर, अदर वस्तु पर क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि परिवार के कुल व्यय 15 जी तो पहले से दिया हुआ था, तो भोजन पर कितना, भोजन पर 23% था ना, तो 23% को 15 से गुना करेंगे तो 34,500 रुपया आता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। और ये था आपका बिहार दरोगा का। और हाँ याद रखिए एडुटेरिया का जो है हम लोग टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि उनका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सबका सब मेरे द्वारा करवाया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।